मोदी सरकार के जमीन बिल के खिलाफ विपक्ष ने निकाला ऐतिहासिक पैदल मार्च। सोनिया गांधी की अगुवाई में 14 पार्टियों के सांसदों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। विपक्ष की एकता की ये तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई होंगी। एक दो नहीं, पूरे 14 दलों के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया। हम होंगे कामयाब एक दिन जैसे नारे लगाते हुए सांसद मार्च कर रहे थे। कौन नहीं था इस पैदल मार्च में? सोनिया के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, शशि थरूर, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे। इस पैदल मार्च में कांग्रेस के अलावा सीपीएम, जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी जैसी 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। मायावती की पार्टी बीएसपी इस मार्च में शामिल नहीं हुई। इस मार्च से पहले थोड़ा विवाद भी हुआ। चूंकि संसद के आसपास धारा 144 लगी रहती है, इसलिए पैदल मार्च के निकलने पर सस्पेंस था। लेकिन जब इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ तो पुलिस ने पैदल मार्च निकालने की इजाजत दे दी। जमीन बिल के विरोध में ऐतिहासिक मार्च के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में तकरीबन 26 नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी का किसान विरोधी बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। We have come together to oppose the Modi government's amendments to the right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and Resettlement Act 2013। करीब 5 बजे शुरू हुआ पैदल मार्च आधे घंटे में राष्ट्रपति भवन पहुंचा। इस दौरान माहौल किसी महारैली की तरह था। 14 दलों के नेता इस मार्च में शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने गए सिर्फ 26 सांसद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और विपक्ष किसान विरोधी जमीन बिल को पास नहीं होने देगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता 2013 वाले जमीन अधिग्रहण कानून को पास कराने के हक में हैं, जबकि मोदी सरकार इसे नए स्वरूप में पास कराना चाहती है। संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च में 14 दलों के सांसद शामिल हुए। सबने एक सुर में कहा कि मोदी सरकार का जमीन अधिग्रहण बिल किसानों को बर्बाद करने वाला है। यह नया कानून पारित करना चाहता है मोदी सरकार। वो हमारा मानना है कि ये जन विरोधी है, किसानों के विरोध में है और ये कानून पारित ना हो, उस मांग को लेकर हम राष्ट्रपति महोदय के पास आए। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने फैसला किया है कि जो ऑर्डिनेंस है एंटी पीपल, एंटी किसान, वो हम पारित नहीं करेंगे। हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। जमीन बिल पर मोदी सरकार पर विपक्षी हमले नहीं बोल रहा है, बल्कि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना और अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है। विपक्ष कहता है कि जमीन बिल किसान विरोधी है, लेकिन सरकार कहती है कि बिल पूरी तरह ग्रामीण भारत के पक्ष में है। आपको बताते हैं 2013 के कानून और 2015 के भूमि बिल में क्या अंतर है। 2013 का जो कानून था उसमें जमीन का 5 साल में इस्तेमाल नहीं तो वापस। 2015 के अध्यादेश में इस्तेमाल के लिए 5 साल की समय सीमा हटी। 2013 के कानून के मुताबिक एक से ज्यादा फसल वाली जमीन बेहद जरूरी होने पर ही लेंगे। 2015 के अध्यादेश में एक से ज्यादा फसल वाली जमीन का भी अधिग्रहण। 2013 के कानून में 80% किसानों की सहमति जरूरी थी। 2015 के अध्यादेश में ये शर्त हटाई गई, अब सहमति की जरूरत नहीं। 2013 के कानून में पीपीपी के लिए 70% किसानों की सहमति जरूरी थी, जबकि 2015 के अध्यादेश में शर्त हटाई गई, अब सहमति की जरूरत नहीं। 2013 के कानून में जिस जमीन का अधिग्रहण उसका 6 महीने में सर्वे, 2015 के अध्यादेश के मुताबिक अब किसी सर्वे की जरूरत नहीं। 2013 के कानून में अधिग्रहण के सामाजिक आर्थिक असर का सर्वे जरूरी, 2015 के अध्यादेश में अब किसी सर्वे की जरूरत नहीं। 2013 के कानून में था कि सर्वे के आधार पर पुनर्वास का इंतजाम होगा, 2015 के अध्यादेश में सर्वे ही नहीं तो पुनर्वास भी नहीं होगा। विपक्ष को सबसे ज्यादा ऐतराज इस पर है कि जमीन अधिग्रहण में किसान की मंजूरी की अनिवार्यता हटा दी गई। पश्चिम बंगाल के नदिया में नन से गैंगरेप और हरियाणा के हिसार में चर्च में तोड़फोड़ की घटना पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। राज्य सरकारों से फौरन कार्रवाई को कहा। प्रधानमंत्री ने इन दोनों घटनाओं को लेकर सोशल साइट ट्विटर पर लिखा है,
प्रधानमंत्री हिसार और नदिया की घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। पीएमओ ने दोनों घटनाओं को लेकर राज्य सरकारों से अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया में 72 साल की नन से गैंगरेप के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस 4 दिन बाद भी खाली हाथ है। वहीं हरियाणा में हिसार में चर्च में हुई तोड़फोड़ की घटना में भी हरियाणा पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। पश्चिम बंगाल के नदिया में नन के साथ गैंग रेप की घटना पर संसद में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी ने ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की तो तृणमूल कांग्रेस ने घटना के लिए देश के सांप्रदायिक माहौल को जिम्मेदार ठहराया। जो राज मदर टेरेसा दिया पूरे विश्व को, आज उस राज में अगर सिस्टर होने के नाते उनके साथ ये उन्नति हो रही है और सरकार नाकाम है, पूरा हाउस को इसको कंडेम करना चाहिए। Even all the molesters were caught on CCTV camera. None has so far been arrested. It is the carelessness of a state government. भारत की नारी पश्चिम बंगाल की भूमि में न्याय की मांग करती है, वो न्याय चाहिए, अन्यथा ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। May I say, ma'am, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। Please, this type of incidents are happening because of the communal atmosphere created in the country. ईसाइयों पर हमले की घटनाओं से केंद्र सरकार ने झाड़ा पल्ला। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी। मैम, लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली ए स्टेट इश्यू। मुख्यमंत्री, as was said by Saugata, the मुख्यमंत्री has visited. I acknowledge that. The House also should understand the parameters of the government functioning and the constitutional responsibilities. Yes. The House members from that side and this side, all of us can join together in condemning such heinous acts, be in Bengal, be in Haryana, be in other places. नन गैंगरेप कांड की जांच के लिए बुधवार को नदिया के रानाघाट पहुंचेगी वेटिकन की टीम। रानाघाट में ही शनिवार को बुजुर्ग नन के साथ 4 लोगों ने किया था गैंगरेप। सूत्रों के मुताबिक वेटिकन सिटी की एक टीम बुधवार को रानाघाट का दौरा करने वाली है। ये टीम पीड़ित नन से मिलेगी और घटना के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। वेटिकन की टीम का नदिया दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वेटिकन सिटी में पोप रहते हैं और ये ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। माना जा रहा है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इस बीच पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग और कांग्रेस की टीम ने आज रानाघाट के अस्पताल में पीड़ित नन से मुलाकात की है। नदिया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर 10 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा गैंगरेप के आरोपियों का सुराग देने वालों को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की गई है। 60 चर्च तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सरपंच समेत 5 और लोगों को हिरासत में लिया है। हिसार के एसपी सौरभ सिंह के मुताबिक पुलिस ने निर्माणाधीन चर्च पर हमले के मुख्य आरोपी अनिल गोदारा को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल गोदारा पर चर्च में तोड़फोड़ करने और हनुमान जी की मूर्ति रखने का आरोप है। पुलिस ने कैमरी गांव के सरपंच सत्यनारायण समेत 5 और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिसार में चर्च पर हमले की घटना राजनीतिक सरगर्मी का विषय बनी हुई है। विपक्ष ने भी इस मामले में संसद में जमकर हंगामा मचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार को वेटिकन सिटी की टीम भी हिंदुस्तान आ रही है नन पर हमले की जांच के लिए। देखना है कि धार्मिक हमलों के खिलाफ प्रधानमंत्री की सख्ती का कितना असर होता है। अगली खबर में देखिए, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बिना पहली बार हुई आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कई फैसले हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक में पिछले दिनों हुई घटनाओं पर चर्चा हुई है। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई पार्टी के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा हुई और उस दिशा में आप सारे लोग जानते हैं कि कल हम लोगों की बातचीत की शुरुआत हुई है। आज उस क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े हैं, तो जो एक गतिरोध की स्थिति थी उसको उस दिशा में भी बातचीत चल रही है। उस पर भी अगर कोई निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, जैसा मैंने कल कहा था, किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। काले धन के बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने काले धन के बिल को मंजूरी दे दी है।
कालाधन रखने पर 10 साल की जेल का प्रावधान है इस बिल में। 300% टैक्स जुर्माने का भी इस बिल में प्रावधान है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब संसद में पेश किया जाएगा काले धन का बिल। बिहार विधानसभा में आज खूब हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसको लेकर हंगामा मच गया। नहीं होगा महोदय, अगर ये सत्ता पक्ष के लोग तो कैसे बोलेंगे? हंगामे की ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा की, और वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं ये बीजेपी के विधायक। बताया जा रहा है कि आरजेडी के विधायक शाहीन की टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक गुस्से में आ गए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दुख हुआ, उत्तेजना हुई। मैं विधायक दल के हैसियत, नेता के हैसियत से मैं खेद व्यक्त करता हूं। विवाद की जड़ में शरद यादव का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने सांवली महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। सोमवार को राज्यसभा में शरद यादव और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी अपनी ही भाई की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन की तरफ से आयोजित धरने पर बैठे हैं। प्रहलाद इस संगठन के अध्यक्ष हैं। इनकी मांग है कि फेयर प्राइस शॉप डीलरों का कमीशन बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि जो वो कर रहे हैं वो उनके भाई के खिलाफ विद्रोह नहीं है। वो चूंकि एक व्यवसायी हैं, इसलिए उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए इस मंच पर आना पड़ा। प्रहलाद मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो बीजेपी का जो हाल दिल्ली में हुआ है वही हाल बिहार और यूपी के चुनाव में हो सकता है। जाट आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जाटों को केंद्रीय नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। 4 मार्च 2014 को तब की मनमोहन सिंह सरकार ने पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में जाटों को शामिल किया था, जिसका मोदी सरकार ने भी कोर्ट में समर्थन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को ठुकराते हुए जाटों को आरक्षण दिया, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के लिए है। इसका असर उन 9 राज्यों पर नहीं पड़ेगा जहां राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर जाटों को ओबीसी का दर्जा देते हुए आरक्षण की सुविधा दी है। बेंगलुरु में आईएएस अधिकारी डीके रवि की संदिग्ध मौत। बिल्डर और रेत माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ने के कारण चर्चा में आए थे डीके रवि। आईएएस अधिकारी डीके रवि का शव बेंगलुरु के पौष कोरामंगला इलाके में उनके घर में ही पंखे से लटका मिला। रवि कल ही दफ्तर गए थे, लेकिन सुबह 11 बजे ही घर लौट आए थे। उस वक्त उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। जब उनकी पत्नी ने घर लौटने पर डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला तो उन्हें रवि का शव पंखे से लटका मिला। 36 साल के डीके रवि 2009 बैच के आईएएस अधिकारी थे और फिलहाल बेंगलुरु में कमर्शियल टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। इससे पहले वो बेंगलुरु के पास कोलार में डिप्टी कमिश्नर थे, जहां उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई थी। डीके रवि की मौत की खबर मिलने के बाद से कोलार में शोक का माहौल है। कई संगठनों ने कोलार में बंद का ऐलान भी किया है। आईएएस अधिकारी डीके रवि की संदिग्ध मौत के मामले में उनके दोस्त ने हत्या की साजिश का शक जाहिर किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में एक केस खुदकुशी का लग रहा है। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी था वो। हमको ये यकीन नहीं आता या बिलीव नहीं कर सकते हम ये कैसे हुआ। लेकिन वो ये चीज़ बताता हूँ मैं, एक चीज़ तो बता सकता हूँ, लेकिन वो तो सुसाइड करने का आदमी नहीं था। एफएसएल वालों के मुताबिक ये आत्महत्या की घटना है अभी, लेकिन हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और कल जो पीएम होने के बाद पुख्ते तौर पे कहा जा सकता है कि ये क्या हुआ है। पुलिस ने डीके रवि की खुदकुशी करने का शक जाहिर किया है। हालांकि शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सफल स्टोर में, जहां पर सब्जियों के जो दाम हैं वो पिछले दिनों के मुकाबले में काफी बढ़े हुए हैं।
सरकार का ये कहना है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। वहीं जो सीजनल सब्जियां जो होती हैं उनके दाम भी बढ़े हुए हैं और जो डेली यूज़ में जो सब्जियां होती हैं उनके दाम भी बढ़े हुए हैं। टमाटर जो है वो इस फिलहाल सफल में भी 42 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज जो है वो 32 रुपये किलो मिल रहा है। लौकी जो है वो तकरीबन 48 रुपये किलो मिल रही है। वहीं जो कद्दू है उसके दाम भी बढ़े हुए हैं। भिंडी जो है वो 89 रुपये किलो और करेला जो है वो 99 रुपये किलो है। वहीं जिन सब्जियों के जो दाम है वो नॉर्मल है, यानी कि आलू जो है वो अभी भी 16 रुपये किलो मिल रहा है। पालक जो है वो 26 रुपये किलो मिल रहा है। वहीं पत्ता गोभी जो है वो तकरीबन 15 रुपये किलो मिल रहा है। मंडी के अंदर जो प्राथमिक मूल्य होता है और उपभोक्ता को जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो इसके लिए कल हमने फैसला किया है कि मंडियों के अंदर डिस्प्ले बोर्ड, जो रेट का डिस्प्ले बोर्ड, वहां पर हम लोग लगाएंगे। टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली ने पहली बार अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपनी प्रेमिका कबूल किया। विराट कोहली ने NH10 देखकर कहा, मेरे प्यार ने शानदार अभिनय किया। अब तक जो पर्दे के पीछे था वो अब सबके सामने आ गया है। चोरी चोरी चुपके चुपके की कहानी का दी एंड हो गया है। विराट कोहली ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है कि अनुष्का उनका प्यार है। मेलबर्न में विश्व कप क्वार्टर फाइनल खेलने पहुंचे विराट ने अनुष्का की फिल्म NH10 देखने के बाद ट्वीट किया, अभी NH10 देखी, मेरे होश उड़ गए। क्या जबरदस्त फिल्म है और खास तौर पर मेरे प्यार अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन अभिनय किया, मुझे गर्व है। अब तक दोनों के रिश्तों के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद विराट कोहली ने कह दिया है कि अनुष्का उनका प्यार है। विश्व कप में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसे देखते हुए BCCI ने भी टीम को शानदार तोहफा दिया है कि अब वो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ रह सकेंगे। वर्ल्ड कप में धमाल मचा रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना की 3 अप्रैल को होगी प्रियंका चौधरी से शादी। पीएम नरेंद्र मोदी को भी जाएगा न्योता। 29 मार्च को वर्ल्ड कप फाइनल के बाद टीम इंडिया को एक और खुशी मनाने का मौका मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सुरेश रैना की 3 अप्रैल को प्रियंका चौधरी से शादी होने जा रही है। ये शादी दिल्ली के किसी 7 स्टार होटल में होगी। प्रियंका चौधरी पेशे से एक IT प्रोफेशनल है और रैना की मां की दोस्त की बेटी भी है। सूत्रों के मुताबिक रैना की शादी में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के CM अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा BCCI और खेल जगत की तमाम हस्तियों को भी शामिल होने की उम्मीद है। विश्व कप में कल से शुरू हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। पहली टक्कर एक बार की चैंपियन टीम श्रीलंका और पहली बार खिताब जीतने के लिए बेताब दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी। विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। आमने सामने होंगी दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीम। इन दोनों टीमों के आमने सामने होने का मतलब है विश्व कप में आपको एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व कप में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में दक्षिण अफ्रीका की, जबकि 1 मैच में श्रीलंका की जीत हुई है। 1 मैच टाई हुआ है। जहां तक वनडे में दोनों टीमों की भिड़ंत की बात है तो दोनों टीमें अब तक 59 मैच खेली हैं, जिनमें से दक्षिण अफ्रीका के खाते में 28 जीत हैं और श्रीलंका के खाते में 29 जीत। 1 मैच टाई हुआ है। भारतीय समय के हिसाब से ये मैच कल सुबह 9 बजे शुरू होगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई ने आज अपनी i20 एक्टिव की ग्लोबल लॉन्चिंग भारत में की है। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में ये गाड़ी मिलेगी। i20 एक्टिव की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो i20 एलीट है उसके मुकाबले इस नई कार की जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो तीनों बढ़ाई गई है। और उसके अलावा सबसे अहम बात है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं कि मौजूदा i20 के मुकाबले 20 mm ज़्यादा है। अब i20 एक्टिव का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm हो गया है। वहीं अगर इंटीरियर्स की तरफ मूव करें तो देख सकते हैं कि तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग व्हील पर ही दिए गए हैं। मुंबई हमले के गुनहगार जाकिरुर रहमान लखवी के खिलाफ अमेरिका ने सौंपे पाकिस्तान को सबूत। कहा पाकिस्तान अब कार्रवाई करे। अमेरिका ने पाकिस्तान को लश्कर तैयबा के आतंकवादी जाकिरुर रहमान लखवी के खिलाफ विश्वसनीय सबूत सौंपे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से इन सबूतों के आधार पर लखवी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका को ये सबूत डेविड कॉलमैन हेडली से पूछताछ में मिले हैं, जो फिलहाल अमेरिका की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जाकिरुर रहमान लखवी के अलावा अन्य 6 लोगों पर मुंबई में साल 2008 में फिदायीन
हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है और इसका केस चल रहा है। पाकिस्तान की अदियाला जेल में ये तमाम लोग पिछले 5 साल से बंद हैं।